लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शिंजू का श्राप अब खत्म हो चुका था, जिस पर होंगजू इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। शिंजू से गले लगाता है और पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। यहाँ पर होंगजू जवाब देती है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। इतने में शिंजू के बॉडीगार्ड आकर उन्हें बोलते हैं कि पुलिस आपसे कुछ पूछताछ के लिए आई हुई है। जब वो दोनों पुलिस के पास गए थे तो वो उन्हें बता रहे थे कि ब्योम को अभी तक वो ट्रैक नहीं कर पाए हैं, इसलिए आप दोनों अपना ध्यान रखना। शिंजू हामी भरता है और हम दोनों को गाड़ी में देखते हैं, जहाँ पर होंगजू कह रही थी कि कुछ दूर जाकर मुझे छोड़ देना क्योंकि मेरा घर वहीं पर है। शिंजू कहता है कि मैं तुम्हें घर पर नहीं छोड़ूंगा, आज हम दोनों साथ में रहने वाले हैं। अब वो दोनों घर आ गए थे, जहाँ पर होंगजू शिंजू से कह रही थी कि तुम रेस्ट कर लो, मैं तुम्हारे लिए दवा ले आती हूँ क्योंकि तुम्हारा घाव अभी तक भरा नहीं है। तो यहाँ पर शिंजू कहता है कि दवा से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें मुझे किस भी देनी होगी। अब होंगजू शिंजू के करीब जाती है और उससे किस करती है। फिर वो दोनों सोने के लिए बेड पर चले जाते हैं, जहाँ पर होंगजू कहती है कि अगर तुम मुझे ऐसे ही देखते रहे तो मैं सो नहीं पाऊंगी, मुझे बाहर जाकर सोना चाहिए। शिंजू मना करता है कि तुम यहीं सो जाओ, मैं बाहर जाता हूँ। और हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक साथ एक बेड पर ही लेटे हुए थे और बेल रिंग होती है। तो शिंजू बाहर जाकर चेक करता है कि उसके पेरेंट्स तो वहाँ पर आए हुए हैं। होंगजू पूछती है कि कौन है, तो वो बता देता है। होंगजू डर गई थी कि उसे कहाँ छुपना चाहिए, तो शिंजू बोलता है कि तुम्हें छुपने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाऊंगा। और वो ऐसा ही करते हैं। होंगजू और शिंजू उनके पेरेंट्स के सामने खड़े हुए थे, जहाँ पर शियोन को तो होंगजू वहाँ पर खड़ी हुई अच्छी नहीं लगती। वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम अच्छे से जानती हो कि शिंजू बीमार है, तब भी तुम उसके साथ सोने आ गई। और तुम हॉस्पिटल में कहाँ थी जबकि मेरा बेटा एडमिट था, तुम बिल्कुल फेक हो, मैं इस रिश्ते को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। होंगजू माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रही थी, इसीलिए मैं उससे मिलने के लिए नहीं आई, मैं उससे आई कांटेक्ट भी नहीं कर पा रही थी। तभी वहाँ पर उसकी वाइफ शियोन को चुप कराती है और कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मुझे तो होंगजू काफ़ी पसंद है। लेकिन शियोन तब भी चुप नहीं हो रहा था। तो शिंजू की मॉम अब शियोन को वहाँ से लेकर चली जाती है और फिर शिंजू होंगजू से कह रहा था कि जो भी मेरे डैड ने कहा उसका बुरा मत मानना। होंगजू कहती है कि तुम्हारे डैड ने कुछ भी गलत नहीं करा, उन्होंने सही कहा है, लेकिन बस मैं उनकी एक बात नहीं मानूंगी तुम्हें छोड़ने वाली। फिर वो शिंजू को हक कर लेती है। वापिस हम शिंजू की मॉम को देखते हैं, जो कि शियोन पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम होंगजू से ऐसे बात कैसे कर सकते हो, तुम्हें यूना से तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, तुमने तो उन्हें ये भी कहा था कि तुम शादी से पहले बच्चा भी कर सकते हो। जिस पर शियोन कहता है कि वो हमारे लेवल की है, लेकिन होंगजू हमारे लेवल की नहीं है। तो शिंजू की मॉम कहती है कि मेरा लेवल भी लो था, आफ्टर मैरिज ही मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी है। शियोन कहता है कि यही रीज़न है हम दोनों डिवोर्स लेने वाले हैं। तो यहाँ पर शिंजू की मॉम कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। शियोन कहता है कि तुम्हें जो लगता है वो करो, लेकिन जल्दी करो। फिर हम होंगजू को देखते हैं, जो अपने घर पर आ गई थी और जैक्यूंग का दरवाज़ा खटखटा रही थी। जैक्यूंग बाहर आता है और होंगजू से कहती है कि मैं हमेशा के लिए वापस आ गई हूँ। तभी हम देखते हैं कि जैक्यूंग के घर पर तो लैंडलॉर्ड भी पहुंची हुई थी। अब वो तीनों साथ में बैठ जाते हैं, जहाँ पर लैंडलॉर्ड होंगजू से कह रही थी कि तुम्हें ऐसे ही उस आदमी से मिलने के लिए नहीं जाना चाहिए था, क्या तुम्हें एक बार भी डर नहीं लगा कि वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। फिर वो जैक्यूंग को कहती है कि तुम्हें होंगजू का ध्यान रखना चाहिए था। तभी शिंजू वहाँ पर पहुँच जाता है, जो लैंडलॉर्ड से कह रहा था कि आपको ये बात मुझे कहनी चाहिए क्योंकि मैं होंगजू का बॉयफ्रेंड हूँ। इसके बाद हम सिटी हॉल में एक लड़की को देखते हैं, जो कि मिस्टर यून से मिलने के लिए आई हुई थी। दरअसल ये वही ब्लाइंड डेट वाली लड़की थी। इसका नाम है होंग यून, जिसे हम यून कहेंगे। यून वहाँ पर मिस्टर यून से ही मिलने के लिए आई हुई थी, लेकिन वो देखती है कि वहाँ पर तो मिस पोंग भी बैठी हुई है और उसे पता लग जाता है कि यही वो लड़की है जिसे कि मिस्टर ह्यून पसंद करते हैं। उसके पास जाकर वो बोलती है कि तुम्हें पता नहीं मिस्टर ह्यून ने ऐसा क्या देख लिया जो कि उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तुम तो 2 कौड़ी की औरत हो। जिस पर अब मिस पोंग को भी गुस्सा आ जाता है और वो ह्यून से कहती है कि तुम मेरी सुंदरता के बारे में ऐसी बात नहीं कर सकती। मिस्टर ह्यून भी वहाँ पर आते हैं और उन दोनों को चुप कराने लगे थे, लेकिन तभी ह्यून मिस्टर ह्यून पे हाथ उठा लेती है और ये देखकर मिस पोंग को तो काफी गुस्सा आ जाता है और वो यून के साथ लड़ने लग गई थी। वो दोनों एक दूसरे के बाल खींचने लगते हैं और फाइट स्टार्ट कर देते हैं। सभी लोग वहाँ पर इकट्ठे होकर उन्हें छुड़वा रहे थे और मिस्टर यून तो कोने में बैठकर रोने लग जाते हैं। इसके बाद हम शिंजू और होंगजू को देखते हैं, जो कि कहीं घूमने के लिए आए हुए थे। उनके बॉडीगार्ड्स भी उन्हीं के साथ थे। शिंजू रुककर होंगजू को किस करने लगता है, लेकिन होंगजू उसे इग्नोर करके आगे चली जाती है। फिर वो दोनों एक जगह पर पहुंचते हैं, जहां पर शिंजू होंगजू को कहता है कि इस जगह को देखकर मुझे हमारी फर्स्ट किस याद आ रही है। होंगजू कहती है कि मुझे तो याद नहीं आई
फिर शिंजू होंगचू को फिर से किस करने लगा था कि तभी होंगचू को कॉल आता है सिटी हॉल से, इसलिए अब उसे सिटी हॉल में जाना पड़ता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि होंगचू तो सैब्यूक और सूजियोंग के साथ बैठी हुई थी। वो दोनों से आज के पूरे सीन के बारे में बताती है, जिस पर होंगचू तो हैरान हो गई थी। फिर सूजियोंग होंगचू से कहती है कि पहले मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि तुम शिंजू को भी डेट कर सकती हो, लेकिन अब मिस पोंग और मिस्टर यून को देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया है, इसलिए मैं भी जैक्यूंग पर लाइन मारना नहीं छोड़ूंगी और उसके साथ अपना रिलेशन पक्का करके ही रहूंगी। फिर हम शिंजू के कैबिन में देखते हैं, जहाँ पर जैक्यूंग आया हुआ था और शिंजू को बताता है कि मेयर ने तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए कहा है कि अब तुम यहाँ पर जॉब नहीं कर सकते। शिंजू बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ ये उन्होंने क्यों किया है। जैक्यूंग बोलता है ये तुम्हारा पर्सनल मामला है, मैं जानता हूँ कि तुमने मेयर की बेटी को ठुकरा कर होंगचू को चुना है। तो यहाँ पर शिंजू भी बोलता है कि मैंने होंगचू को चुना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने यूना को धोखा दे दिया है। यूना मेरे साथ साथ किसी और को भी डेट कर रही थी। तो जैक्यूंग बोलता है कि इस पर मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, मुझे मेयर ने सिर्फ तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए कहा है और मैंने वो बात तुम्हारे तक पहुंचा दी। नेक्स्ट सीन में हम कुछ बच्चों को देखते हैं, जहाँ पर वुरम भी खड़ा हुआ था। सभी बच्चे मिलकर वुरम को बुली कर रहे थे कि तभी वहाँ पर होंगचू पहुंचती है और वुरम को बचाती है, लेकिन वो तीनों बच्चे तो काफी ज्यादा बेशरम थे। वो होंगचू को उल्टा बोलने लग जाते हैं कि आप अपना काम करो जाकर। तभी शिंजू वहाँ पर आ जाता है और उन सभी बच्चों को समझा रहा था कि तुम एक बच्चे को बुली करोगे, तुम जानते भी हो तुम्हारे ऊपर इसका क्या असर पड़ सकता है, तुम्हें चार्जेस भी देने पड़ सकते हैं, यहाँ तक कि तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है, तुम खुद सोच लो अब। इस पर वो तीनों बच्चे डर जाते हैं और वहाँ से भाग गए थे। तभी वुरम होंगचू से पूछता है क्या ये वही लड़का है जिसकी बातें तुम हर वक्त करती रहती हो। शिंजू भी वुरम की तारीफ करता है कि तुम्हारा दिमाग काफी शार्प है, तुम्हें मेरी तरह लॉयर बनना चाहिए। वुरम भी हामी भरता है। इसके बाद हम डिवोर्स पेपर देखते हैं जो कि शियोन के पास आए हुए थे और ये डिवोर्स पेपर उसी की वाइफ ने भिजवाए थे। वहाँ पर किम बैठा हुआ था जो कि लिस्ट रीड करता है और ये लिस्ट उस चीज की है जिसके कारण शियोन की वाइफ उसे डिवोर्स दे रही थी। रीड करते हुए बोलता है कि आपने अपनी वाइफ को काफी बार मूर्ख बताया है कि वो अपने दिमाग का यूज नहीं करती, और आपने तो उन्हें ये भी कहा है कि उसका दिमाग किसी कबूतर के दिमाग से भी छोटा है। इस यही रीजन है कि वो आपसे डिवोर्स लेना चाहती है क्योंकि आपने उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया। शियोन वहाँ पर कुछ नहीं कहता और घर जाकर अपनी वाइफ को कॉल करने लगता है। कॉल नहीं लग रही थी इसलिए वो शिंजू को कॉल लगाता है और पूछता है कि तुम्हारी मॉम कहाँ पर है। शिंजू कहता है कि मुझे नहीं पता बात क्या हुई है, लेकिन शियोन उसे कोई भी बात नहीं बताता। तभी फिर शिंजू अपनी मॉम को कॉल लगाने लगा था। पहले तो कॉल नहीं लगती लेकिन फिर लग जाती है, तो यहाँ पर उसकी मॉम उसे सारी सच्चाई बता देती है। शिंजू उससे पूछता है कि क्या आप सच में डिवोर्स लेना चाहती हैं। तो योंगजू बोलती है कि मैं काफ़ी टाइम से इसे सोच रही थी, लेकिन मैं हर बार टाल रही थी कि शायद कुछ सही हो जाएगा, बट कुछ भी सही नहीं हुआ, इसलिए मैंने सही समय देखकर उन्हें डिवोर्स पेपर भेज दिए। जिस पर शिंजू बोलता है कि अगर आप इस चीज़ से खुश हैं तो मैं आपके साथ हूँ। फिर हम जैक्यूंग को देखते हैं जो हिंसियो से मिलने के लिए आया हुआ था। दरअसल हिंसियो ने ही जैक्यूंग को मिलने के लिए बुलाया था और उसे कहता है कि तुमने शिंजू को निकाल कर मेरा काम और भी आसान कर दिया। जैक्यूंग कहता है कि मैंने तुम्हारे कहने पर यह सब नहीं किया है, मुझे मेयर ने कहा था इसलिए मैंने ये किया है, और मैं शिंजू का दोस्त नहीं हूँ जो कि उसकी बात मानता रहूंगा। तो यहाँ पर हिंसियो कहता है कि तुम मुझसे हाथ मिला लो, हमारा काम अच्छे से बन सकता है। जैक्यूंग भी हाथ मिला लेता है। फिर हम शिंजू को देखते हैं जहाँ पर हिंसियो भी आया हुआ था और उसे बोल रहा था कि क्या तुम कॉफ़ी पीना चाहोगे। शिंजू मना करता है कि हमारे पास मशीन नहीं है। फिर हिंसियो से बोलने लगता है कि तुम कैसे लॉयर हो, तुम्हें कोई भी आकर मारकर चला जाए तो मैं तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। शिंजू कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। हिंसियो कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, अब माउंट ओंजू तो मेरे ही अंडर आने वाला है। शिंजू कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो हिंसियो बोलता है कि मेरे साथ कोई पावरफुल मैन जुड़ चुका है, तुम अब कुछ भी नहीं कर सकते। शिंजू समझ गया था और नेक्स्ट सीन में हम शिंजू को जैक्यूंग के साथ देखते हैं जहाँ वो जैक्यूंग से कहता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम हिंसियो को माउंट ओंजू की प्रॉपर्टी कैसे दे सकते हो, ये इलीगल है। जिस पर जैक्यूंग बोलता है कि हम लॉयर हैं, इलीगल को लीगल कैसे बनाना है ये तुम अच्छे से जानते हो, और अब ये मत कहना कि तुमने इससे पहले ये काम नहीं किया है। इसके बाद हम सिटी हॉल के अंदर देखते हैं जहाँ पर मिस बोंग के साथ सारे कलीग्स खाना खा रहे थे और सामने से सूट बूट में हाथ में बुके लिए मिस्टर ह्यून आते हैं। मिस बोंग तो समझ गई थी कि ये मेरी तरफ ही आ रहे हैं। सभी का ध्यान मिस्टर ह्यून पर था और वो जाकर मिस बोंग के सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं और उन्हें प्रपोज कर लेते हैं और कहने लगे थे कि अगर तुम मेरा प्रपोजल आज ही एक्सेप्ट कर लोगी तो मैं रिंग पहनाकर तुम्हें अपनी वाइफ मान लूँगा। मिस बोंग वहाँ पर उठती है और सभी कलीग्स उन्हें हाँ करने के लिए कह रहे थे।
और जोर जोर से हुडिंग करने लगते हैं। मिस पोंग मिस्टर ह्यून के पास तो जाती है, लेकिन धक्का देकर भाग गई थी। अब वहाँ पर खड़ा हुआ कोई भी इंसान उनके इस रिएक्शन को समझ नहीं पाता। फिर हम होंगजू को देखते हैं, जो कि बैंक में आई हुई थी अपनी सेविंग्स को कलेक्ट करने के लिए। सेविंग्स लेने के बाद वो बैंक के बाहर जाती है, उसे बाहर शिंजू दिख जाता है और वो कहती है कि आजकल तुम काम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम यहाँ पर मेरे पीछे क्या करने आए थे। शिंजू बोलता है कि मैं भी यहाँ पर काम से ही आया था, तुम्हें देखना भी तो एक ही काम ही है। होंगजू फिर उसे साइड में ले जाकर गले लगाती है और पूछती है कि तुम्हारा मूड कुछ सही नहीं लग रहा है, क्या बात है। शिंजू कहता है कि तुम कितनी अच्छी हो, मुझे इतने अच्छे से जान चुकी हो। वो कहती है कि क्यों नहीं, तुम मेरे बॉयफ्रेंड जो हो, अब जल्दी बताओ बात क्या है। तो शिंजू कहता है कि मेरी मॉम तुम्हें डिनर पर बुला रही है कुछ बात करने के लिए। होंगजू कहती है कि मैं अच्छे कपड़े पहनकर नहीं आई हूँ, बाद में मिल लूंगी। लेकिन शिंजू बोलता है कि नहीं, अभी चलो, तुम अच्छी लग रही हो। फिर हम शिंजू की मॉम को देखते हैं, जो कि किम के साथ बैठी हुई थी, और किम बताता है कि शियोन तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहता और इसको लेकर हम केस भी नहीं कर सकते, तुम्हें उससे मिलकर बात करनी होगी। वहाँ पर योंगजू मना करती है कि मैं शियोन से मिलना नहीं चाहती, हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। फिर वो किम को बोलती है कि आज मैं डिनर के लिए जा रही हूँ, जहाँ पर होंगजू और शिंजू भी आने वाले हैं, तुम भी मेरे साथ चलो। अब हम उन चारों को डिनर पर देखते हैं, जहाँ पर होंगजू के लिए एक बैलरीना डॉल लाई हुई थी, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है और कहती है कि मैं बचपन से ही बैलरीना डॉल की काफ़ी बड़ी फ़ैन हूँ, हम दोनों तो बिल्कुल सेम हैं। होंगजू भी खुश हो गई थी क्योंकि उन्हें गिफ्ट अच्छा लगा था। वहाँ पर उन सभी की काफ़ी अच्छे से बात होती है और डिनर के बाद जब योंगजू घर गई थी तो देखती है कि शियोन ने तो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करी हुई है। शियोन की आंख खुलती है और वो योंगजू को अपने सामने पाता है, तो बोलता है कि तुम कहाँ चली गई थी, मैंने तुम्हें काफ़ी मिस किया, मुझे माफ़ कर दो। योंगजू बोलती है कि माफ़ी मांगने से कुछ भी नहीं होगा, अब मैं डिवोर्स को पोस्टपोन कर रही हूँ, लेकिन अपना फैसला नहीं बदलूंगी। शियोन उसे वहाँ पर हक कर लेता है। इसके बाद हम शिंजू को देखते हैं, जो होंगजू के लिए बुके ले रहा था और होंगजू को कॉल करके बोलता है कि जब तुम फ्री हो जाओगी तो सीधा मेरे घर पर आ जाना, जिस पर होंगजू भी हाँ भरती है। उसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में गई थी, जहाँ पर पहले से ही यूना और उसके स्कूल फ्रेंड्स बैठे हुए थे। वहाँ पर वो लड़का भी था जिसका की जिक्र यूना पहले से करती आ रही है। दरअसल ये उसका वही बॉयफ्रेंड है जो कि होंगजू ने उससे छीन लिया था। तभी होंगजू भी वहाँ पर पहुँच गई थी और यूना को कहने लगी थी कि अपने आप तो तुम कुछ भी नहीं कर सकती, इसीलिए अपने डैड की पावर का गलत इस्तेमाल करती रहती हो। पहले तुमने स्कूल में उनकी पावर का गलत इस्तेमाल करा और अब तुम शिंजू को परेशान कर रही हो, तुम अपनी ये हरकतें कब छोड़ोगी। तभी यूना को भी गुस्सा आता है और वो होंगजू पर हाथ उठाने वाली थी और कहती है कि तुम अपनी हद से बाहर बोल रही हो। होंगजू यहाँ पर यूना का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, क्योंकि उसके बाद तुम किसी से भी नजरें मिलाने लायक नहीं रहोगी। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पर उस लड़के को यूना ने ही होंगजू के पास भेजा था और कहा था कि तुम होंगजू से जबरदस्ती करना। वो लड़का ऐसा ही करता है और पीछे से यूना उन दोनों की वीडियो भी क्लिक कर लेती है और ऐसा जताती है जैसे कि होंगजू ने उसे धोखा दे दिया हो उसके बीएफ को छीनकर। यही बात को लेकर वो आज तक होंगजू को परेशान करती आई थी। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर यूना बोलती है कि तुम्हें इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं है, क्या कोई एविडेंस है। तो होंगजू बोलती है कि प्रूफ यहाँ पर खुद बैठा हुआ है, लेकिन मैं जानती हूँ अपना मुंह नहीं खोलेगा। फिर हम उस लड़के को देखते हैं जो कि बिल्कुल चुप बैठा था और नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। तो यूना कहती है कि तुम ये सब बातें यहाँ पर करने के लिए आई थी। तो होंगजू कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे दोस्ती करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। यूना को गुस्सा आता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की, और वो उस पर ड्रिंक गिरा देती है। होंगजू कहती है कि मैं तुम जैसे पर गुस्सा भी नहीं करना चाहती, तुम बस अपनी डैड की पावर पर उछल सकती हो, अपने आप तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे और शिंजू को अकेला छोड़ दो, मैं जा रही हूँ अपने बीएफ के पास। और इतना कहते ही होंगजू वहाँ से चली जाती है। फिर हम सैमसिक को देखते हैं, जहाँ पर वुरम भी था। सैमसिक सामने से देखते हैं कि वहाँ पर व्योम आया हुआ है, इसलिए वो वुरम को वहाँ से भेज देता है और व्योम से बात करता है। उन दोनों के बीच जो बात हुई है उसके बारे में हमें नहीं बताया गया। फिर हम होंगजू को देखते हैं, जो कि अब शिंजू से मिलने के लिए पहुंच गई थी। शिंजू से बुके देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी काफ़ी याद आ रही थी। फिर वो उसकी शर्ट के बारे में पूछता है कि तुम्हारी शर्ट पर ये क्या गिर गया। तो होंगजू से सारी बात बता देती है। फिर वो दोनों वहाँ से घर चले गए थे, जहाँ पर शिंजू होंगजू को एक ब्रेसलेट देता है और कहता है इसे कभी भी मत उतारना। होंगजू भी कहती है कि हाँ, मैं इसे कभी नहीं उतारूंगी। फिर वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है और देखते हैं कि वो शिंजू की एक लॉन्ग सी शर्ट पहनकर आ गई थी, जिसमें कि वो काफ़ी हॉट लग रही थी। होंगजू तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और शिंजू तो उसे देखकर लट्टू ही हो गया था। फिर वो होंगजू के पास जाता है और उसे किस करने लग जाता है। वो दोनों
रात भर साथ में रहते हैं और इंटीमेट भी हो गए थे। सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर वो दोनों साथ में बेड में लेटे हुए थे। तभी वहाँ पर यूनवोल का कॉल आता है जो शिंजू उठाता है और यूनवोल उसे बताती है कि मुझे रात को सपना आया कि तुम्हें लड़की ही होगी। फिर वो होंगचू से बात करने के लिए बोल रही थी। शिंजू कहता है कि होंगचू तो अभी सोए रखी है। फिर नेक्स्ट सीन में हम होंगचू को देखते हैं जो एक जगह पर आई हुई थी और सामने से सैमसिक आ जाता है जो होंगचू से कह रहा था कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर वो दोनों बात करने के लिए बैठते हैं, लेकिन सैमसिक तो काफ़ी अनकंफर्टेबल हो रहा था क्योंकि बॉडीगार्ड्स उन्हें लगातार घूर रहे थे। तो होंगचू अब बॉडीगार्ड्स को कहती है कि मैंने अच्छे से जानती हूँ, आप दोनों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों कुछ खा पी कर आ जाइए। तो बॉडीगार्ड ऐसा ही करते हैं। लेकिन फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर बॉडीगार्ड अब शिंजू को कॉल लगाकर बोल रहे थे कि होंगचू तो यहाँ से गायब हो चुकी है। ये बात पुलिस को भी बता दी जाती है। पुलिस वाले शिंजू से कहते हैं कि सैमसिंग ने उन्हें बताया है कि होंगचू माउंट ओजो मिल सकती है। इसीलिए अब शिंजू और पुलिस वाले माउंट ओजो की तरफ निकल जाते हैं और हम माउंट ओजो में देखते हैं जहाँ पर ब्योम पूजा पाठ कर रहा था और उसी के पीछे होंगचू बेहोश पड़ी हुई थी। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म कर दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारे 15th एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक ए गुड बाय।